इवनिंग। आज आप फिजिक्स की क्लास देखने जा रहे हो। आप अपन जो है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो एनुअल सिस्टम चलता है, एनुअल सिस्टम के अंदर अपने 3 बुक चलती है। बीएससी के अंदर आपने 3 बुक का नाम सुना होगा। 3 बुक अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका पेपर लगता है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड आपका पेपर लगता है मैथमेटिकल फिजिक्स का। और थर्ड पेपर लगता है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। कॉमन पेपर है सेमेस्टर सिस्टम के लिए भी और आपके लिए भी। आप बीएससी बीएड से हो, कोई नहीं। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर भी ये जो पेपर है वो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आता है। लेकिन यहाँ से जो आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स के लिए सेकेंड ईयर के लिए ये थर्ड पेपर के अंदर काम में आता है फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहले जो आपका यूनिट सिस्टम है, जिस तरीके से आपको आरयू एग्ज़ाम के अंदर बैठना है, कि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और वन बाय वन करते हुए यूनिट को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट जो है अपना, सबसे पहले आप पेपर का नाम है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन सबसे पहले जो पेपर है, पेपर के अंदर अपने पास यूनिट सिस्टम है। तो यूनिट सिस्टम के अंदर अपने पास फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट जो है वो आती है सर्किट एनालिसिस की। जिसके अंदर आप बिल्कुल बेसिक से आप इलेक्ट्रॉनिक्स को जानोगे, पढ़ोगे इसके अंदर कि सर्किट क्या होता है। वास्तव में जो सर्किट जो अपन पढ़ते हैं, देखते हैं जनरल लाइफ के अंदर, वो इसके अंदर अपन सीखेंगे भी कैसे बनाते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं। दोनों चीज़ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। इसके अंदर देखो, सर्किट एनालिसिस के अंदर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स अपने पार्ट्स हैं। जैसे कि इसी के बाद अपना आता है फोर टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है, इसी के अंदर आपकी थ्योरम्स आती हैं। थ्योरम्स के बाद में इसके अंदर एक पैरामीटर्स के अंदर पैरामीटर्स और पढ़ते हैं। तो वन बाय वन करते हुए अपन इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस का जो है एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। सेकंड आपके अंदर इसके अंदर जो यूनिट है वो यूनिट है आपकी ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर बाइसिंग। थर्ड यूनिट है आपकी, इसके अंदर अपन रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। रेक्टिफायर का नाम सुना है क्या आपने कभी पहले? थर्ड यूनिट के अंदर रेक्टिफायर और रेक्टिफायर से कुछ रिलेटेड जैसे एफईटी हुआ, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे। और फोर्थ जो यूनिट है आपकी, फोर्थ यूनिट के अंदर अपना, आपने लॉजिक गेट्स के बारे में नाम सुना होगा। लॉजिक गेट्स और एक ओसिलेटर्स। तो ओसिलेटर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और लॉजिक गेट्स के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। लॉजिक गेट्स एंड ओसिलेटर्स। ये आपका जो है पैटर्न रहने वाला है कि अपन किस किस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? आगे बढ़े अपन।
तो सबसे पहले अपने फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जो डिटेल्स हैं उसके पढ़ने के अंदर आसानी रहे। और कैसे अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वो सारा सब कुछ बेसिक से ही होने वाला है। तो अपने को बेसिक अच्छे से सीखना है। बेसिक के बाद में उसके अंदर आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूनिट है फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आप इसके अंदर सबसे पहले पढ़ोगे। फर्स्ट टॉपिक जो है अपना, आप इसको एक छोटे डायग्राम से समझ सकते हो कि सर्किट एनालिसिस में पहले अपने पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले सर्किट एनालिसिस के अंदर आप सबसे पहले बात करोगे। फर्स्ट जो है अपना सर्किट, शॉर्ट टर्म है सर्किट की। तो अपन जब भी मैं SR KT लिखूं, उसको सर्किट ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं अपन परिपथ। ये परिपथ की डेफिनेशन क्या है, सर्किट अपन बोलते हैं किसको है। सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा कोई भी परिपथ या जिसके अंदर अपना धारा जो है कंप्लीट, जो करंट है वो कंप्लीटली मूव करे। ऐसा कोई भी सर्किट के अंदर धारा क्या हो या करंट क्या हो, कंप्लीटली मूव करे। मतलब एक सर्किल अपना बना हुआ हो, उसके अंदर करंट क्या होनी चाहिए, पूरी परिपथ के अंदर घूमनी चाहिए। जैसे अपन किसी एक बैटरी को किसी बल्ब से या किसी भी डिवाइस से अपन ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो वो पूरा करंट क्या होता है उसके अंदर सर्कुलर हो जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, पूरा परिपथ के अंदर अपने पास जो धारा है वो प्रवाह होने लग जाती है। तो अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्किट या परिपथ। सेकंड जो है, सेकंड इसके अंदर आप पढ़ोगे नेटवर्क। नेटवर्क को हिंदी में बोलते हैं अपन जाल। जाल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। देखो आप, एक या एक से अधिक या दो या दो से अधिक, आ रही है बात समझ में। जैसे अपन सर्किट जो अपना है, सर्किट क्या होता है, जैसे बेसिकली अपन को अपन बैटरी बैटरी का जो साइन है वो अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी का जो साइन क्या होता है, बैटरी का साइन इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसी को अपन किसी भी डिवाइस से अपन कनेक्ट कर दें। डिवाइस का कनेक्ट का मतलब, मान लो यहाँ पर आपने किसी बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिया। आ रही है बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये तो सर्किट। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही अपने पास कई सर्किट होंगे जिनको अपन बनाकर या उनको अपन नेटवर्क के रूप में लेके आएंगे। मतलब ऐसे अपने पास ऐसे वायर या अपन ऐसे सर्किट के बारे में बात कर सकते हैं जो एक ही बिंदु पर आकर मिले, या पूरा सर्किट को उसको डिफाइन करें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है अपने पास, देखो सर्किट के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। कुछ एलिमेंट्स अगर अपन जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, रेजिस्टेंस, कोयल, कुंडली, कैपेसिटर के बारे में सुना होगा। तो अपन सर्किट के अंदर, अगर किसी भी सर्किट के अंदर इन एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, वो पूरे कंप्लीट रूप में किसको डिफाइन करता है, नेटवर्क को डिफाइन करता है। या नेटवर्क उसको अपन बोल सकते हैं। जैसे मान लो इसी सर्किट के अंदर अपन ने एक रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसी सर्किट के अंदर अपन ने एक कैपेसिटर को ऐड कर दिया। कैपेसिटर का साइन पता है आपको, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसी के अंदर अपन ने एक कुंडली को या कोयल को अपन इसमें ऐड कर देते हैं। और करना क्या होता है लास्ट में, इसी को पूरे सर्किट को अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये पूरा जो सर्किट है
वो सर्किट किसको डिफाइन कर रहा है? एक नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है, या जाल इसको अपन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। थर्ड है अपने पास इसके अंदर, थर्ड है लूप। लूप को अपन हिंदी में बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। सेकंड है शाखा, और थर्ड है संधि। देखो, लूप को बोलते हैं पास, शाखा होती है ब्रांच, और जो संधि है उसको बोलते हैं अपन नोड पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नोड। ये है ब्रांच। तो इनके बारे में अपने को पढ़ना है कि एक सर्किट के अंदर ये कौन कौन सी चीज़ें होती है। सर्किट अपन ने पढ़ लिया है, नेटवर्क अपन ने पढ़ लिया है। एक नेटवर्क के अंदर अपन लूप को कैसे डिफाइन करेंगे, ब्रांच को कैसे डिफाइन करेंगे, और संधि या नोड पॉइंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो अपने को देखना है। मैं पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं एक सर्किट आपके लिए बना रहा हूँ, जैसे अभी अपन ने पीछे बनाया था। सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे। जैसे मान लो ये अपने पास एक ब्रांच से अपन ने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो अपन ने R1 नाम दे दिया। ऐसा ही अपन ने इसी सर्किट के अंदर एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अपन ने R2 नाम दिया। ऐसा ही अपन ने एक रेजिस्टेंस और इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है, उसका नाम है R3। इनके पैरेलल के अंदर भी अपन एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, इसका नाम है R4, और इसका नाम है R5। पूरे सर्किट को आप बैटरी से क्या कर देते हो? कनेक्ट कर देते हो। इस तरीके से समझ में आ रहा है? ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से आपको पता है जब भी करंट करंट किस तरीके से फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। हाई एनर्जी से हमेशा जो भी करंट है वो किधर की तरफ फ्लो होती है? हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। यहाँ अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल है, एनर्जी यहाँ से, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। यहाँ से मूव करने के बाद करंट के अंदर जो है अपने पास क्या होगी? करंट फ्लो होगी, रेजिस्टेंस R1 से होके जाएगी। फिर यहाँ इसका करंट का डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन क्यों होगा? कि एक ही पास के अंदर, या एक ही वायर के अंदर, ये पास जो अपन डिफाइन करेंगे ना, लूप, सॉरी ये ब्रांच। ब्रांच क्या होती है कि एक ही ब्रांच के अंदर या एक ही वायर के अंदर अगर करंट का मान या करंट की वैल्यू अगर फिक्स हो या नियत हो, कांस्टेंट हो, कि करंट की वैल्यू चेंज ना हो। अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। जैसे यहाँ से लेकर और इस बिंदु तक की अपन बात करें, क्या इसके अंदर करंट की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। जिस बिंदु के अंदर, मतलब जिस वायर के अंदर अपने पास करंट की वैल्यू चेंज ना हो, तो अपन किससे डिफाइन करेंगे? ब्रांच से, या उसकी ये क्या है? एक शाखा है। आ गई बात समझ में? ये जो अपना है लूप है, लूप को किस तरीके से डिफाइन करना है, और नोड को कैसे किस तरीके से डिफाइन करना है। पहले अपन लूप को देखते हैं। लूप क्या होता है कि एक जितना भी बड़ा सर्किट हो, क्योंकि सर्किट ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक सिंपल सर्किट अपन बना सकते हैं। बहुत सारे सर्किट एक आपस में मिलकर अपन और भी बना सकते हैं, नया डिवाइस बना सकते हैं। तो सिंपलेस्ट जो अपने पास उसकी फॉर्म होगी, जैसे ये 3 लेयर के अंदर अपन ने 3
सर्किट के अंदर अपन इसको पूरा कंप्लीट बनाया, तो इसका सिंपलेस्ट लूप कौन सा होगा? ये अलग अलग लूप के अंदर इसको डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक एक बिंदु से स्टार्ट होकर दूसरे बिंदु तक वापस उसी बिंदु पर आ जाए, एक ही सर्किट के अंदर, केवल ओनली फॉर एक ही सर्किट के अंदर। मतलब ये कौन सा सर्किट हो गया? फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये थर्ड। तो ये इसका ये क्या हो गया? ये पार्ट हो गया इसका लूप। इस सर्किट का ये पार्ट कौन सा हो गया? तो ये फर्स्ट लूप हो गया। ऐसे अपन इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया? सेकेंड लूप। और ऐसे इसके अंदर अपन इसमें भी कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया? थर्ड लूप। तो मतलब एक ही सर्किट के अंदर अनेक क्या हो सकते हैं? लूप हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अपन लास्ट जो पॉइंट है अपना, नोड पॉइंट, संधि पॉइंट, को अपन डिफाइन करेंगे कैसे? इसी सर्किट के अंदर एक बिंदु पर दो या दो से अधिक, अगर अपन चाहे तो, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, तीन या तीन बिंदु से अधिक। अगर आप दो के बारे में बात करेंगे, दो का और तीन का रीजन मैं अभी समझा देता हूँ कि दो क्यों बोल रहे हैं और तीन क्यों बोल रहे हैं। देखो, दो, अगर तीन की बात करेंगे ना, तो एक ही बिंदु पर तीन वायर से ज़्यादा आकर कनेक्ट होंगे, तो वो उसका कौन सा पॉइंट होगा? नोड पॉइंट होगा, संधि बिंदु होगा। ये आ रहा है, ये वायर भी कनेक्ट हो रहा है, और ये वायर भी क्या हो रहा है इसका? कनेक्ट हो रहा है। तो ये इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे? नोड पॉइंट बोलेंगे, संधि बिंदु बोलेंगे। इसके अंदर अपन देखो, आप अभी मैंने बोला कि दो पॉइंट भी हो सकते हैं और तीन भी। तीन, दो पॉइंट वाला कैसे नहीं होगा और तीन पॉइंट वाला अपन क्यों ले रहे हैं? मान लो आपने ये सर्किट अपने ये बनाया, इस बिंदु को अपन ने एक ही बिंदु पर दो से ज़्यादा ब्रांचेज या दो से ज़्यादा वायर आ रहे हैं, ब्रांच हो गई ना, एक ब्रांच आ रही है, तो क्या इसको अपन नोड पॉइंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं क्या? अगर किसी भी वायर को अपन कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद क्या उसके अपन संधि उसको बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं उसको? नहीं। जब इसके अंदर अपने को यूज क्या करना है? दो या दो से अधिक ना बोलकर तीन या तीन से अधिक, तीन पॉइंट तो कम से कम, तीन वायर तो उसके अंदर कनेक्ट होने ही चाहिए कम से कम, तभी उसके अंदर एक क्या बनेगा? नोड पॉइंट बनेगा। तो इस सर्किट के अंदर आप बताओ कौन कौन से पॉइंट की जगह, या कौन कौन से पॉइंट पर आपको नोड पॉइंट दिख रहे हैं? एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। चार इस पूरे सर्किट के अंदर क्या है? नोड पॉइंट है। समझ में आया? किसी भी सर्किट के अंदर अपने को पहले तो एक सर्किट को पहचानना, किस तरीके से सर्किट को पहचानेंगे, फिर उसका नेटवर्क। नेटवर्क मतलब वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर उसके अंदर अपन ऐड कर दें सर्किट के अंदर, जैसे रेजिस्टेंस हुआ, कोइल हुई, या फिर आपके कैपेसिटर हुआ, एक से ज़्यादा कोई भी, जैसे ट्रांजिस्टर को भी ऐड कर सकते हैं, डायोड का नाम भी आपने सुना होगा। सारे जितने भी डिवाइस को अपन एक ही सर्किट सर्किट के अंदर ऐड कर दें, तो अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। इसी के अंदर ऐसे ही लूप के लिए अपन ने बता दिया, एक ही वायर के अंदर या एक ही लूप के अंदर, सॉरी, पहले ब्रांच को देखेंगे। एक ही वायर के अंदर आपकी जो करंट है वो कांस्टेंट रहे, तो अपन बोलेंगे ब्रांच, और इस पूरे को क्या बोलेंगे? लूप। और दो, तीन या तीन से अधिक बिंदुओं पर आने वाली जो बिंदु है या करंट है, क्योंकि करंट इधर से भी आएगी, करंट इधर से भी आएगी, और करंट इधर से भी आएगी। तीन या तीन तीन से अधिक बिंदुओं से अगर करंट आ रही है एक किसी बिंदु पर, उस बिंदु को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे? संधि के रूप में या नोड के रूप में। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? देखो, अभी अपन ने इसके अंदर दो तीन टॉपिक और आते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपन ने एक जो टॉपिक अभी पढ़ा है नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क के बारे में, जाल के बारे में। तो नेटवर्क भी कई कई टाइप के होते हैं। नेटवर्क बेसिकली तो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव, और एक होता है इनएक्टिव। एक्टिव नेटवर्क और एक इनएक्टिव नेटवर्क, सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। नेटवर्क है,
को अपन बोलेंगे, टू टाइप्स का होता है ये। पहला तो एक्टिव और इनएक्टिव। सक्रिय जाल और सक्रिय जाल। सक्रिय जाल, देखो एक्टिव और इनएक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अपन ने नेटवर्क के बारे में अभी पढ़ लिया है, लेकिन एक्टिव किसको बोलेंगे और इनएक्टिव किसको बोलेंगे। अगर ऐसा सर्किट बना लें अपन जिसके अंदर करंट सोर्स की बात ही ना हो, मतलब ना तो बैटरी की बात हो, ना उसको अपन पावर दे ही नहीं पा रहे, तो वो सर्किट काम करेगा या करेगा नहीं करेगा। जैसे मान लो अपन ने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसके अंदर करंट, उसको रेजिस्टेंस को भी ऐड किया है, कैपेसिटर को भी ऐड किया है और कोयल को भी ऐड किया है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं लगाई। आ रही बात समझ में। तो वो जो सर्किट है वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। आ रही है बात समझ में। अगर अपन उसके अंदर बैट सोर्स ही नहीं लगाएंगे उनको चालू करने के लिए, तो वो कौन सा सर्किट होगा, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि वो सर्किट काम ही नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में। तो दो तरीके से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव के रूप में। अगर अगर अपने पास किसी भी सर्किट के अंदर एसी सोर्स, सोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, आपने सुना होगा नाम। एक तो वोल्टेज सोर्स होता है और एक करंट सोर्स होता है। आ रही है बात समझ में। एसी, एक तो एसी और डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और निश्चित धारा। एसी सोर्स मतलब करंट तो जनरली अपने को पता है एसी से भी मिलता है और डीसी से भी मिलता है, लेकिन डीसी डायरेक्ट मिलता है और एसी अल्टरनेट मिलता है। आ रही है बात समझ में। तो अपने पास अगर किसी भी सर्किट के अंदर सोर्स जोड़ देंगे या सोर्स ऐड कर देंगे, तो उस परिपथ को या उस सर्किट को क्या बोलेंगे अपन, एक्टिव, एक्टिव सर्किट। आ रही है बात समझ में। और इस सर्किट के अंदर अपन एसी सोर्स या सोर्स की बात ही नहीं करेंगे, ऐड ही नहीं करेंगे, तो उसको बोल देंगे इनएक्टिव। समझ में आया। ये होते हैं नेटवर्क्स के टाइप्स होते हैं। अब बात करेंगे अपन कुछ सोर्स के बारे में, या उससे पहले अपन जो इसके टॉपिक्स थे दो तीन और उनको क्लियर कर लेते हैं। तीन टॉपिक अपन ने अभी बताए थे। फोर्थ टॉपिक होता है उसके अंदर प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का नाम सुना है पहले कभी। देखो तीन पॉइंट हो गए थे अपने, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। तो अभी अपन कुछ सर्किट्स के बारे में बात कर रहे थे। सर्किट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के अपन ने बात की है, एक तो जैसे कोयल की, अपने पास रेजिस्टेंस की और कैपेसिटर की। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो करंट का क्या करते हैं, अपोजिशन करते हैं, मतलब करंट के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। जो भी एलिमेंट्स करंट के अंदर बाधा उत्पन्न करेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सारे के सारे प्रतिबाधा। आ रही है बात समझ में। करंट के अंदर जो भी एलिमेंट रुकावट पैदा करेगा या करंट जाने से रोकेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। इसके अंदर कौन कौन से अपने पास एलिमेंट्स हो सकते हैं। जनरली अपन तीन है, अभी जो तीन मैंने नाम बोले हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर यही सुना है कि इसके अलावा इसके अंदर और भी एलिमेंट्स काम करते हैं, जैसे डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये भी इसी इसके पार्ट्स हैं।
आ रही है बात समझ में? तो कौन से के अंदर डिफाइन करेंगे ये अपन पढ़ेंगे पहले। तो प्रतिबाधा भी कितने टाइप्स की होती है? देखो, प्रतिबाधा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है अपने पास प्रतिरोध, और एक होता है उसके साथ साथ प्रतिघात। मतलब इसको अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आर इजिकल टू प्रतिबाधा को इससे, सॉरी, जेड से डिफाइन करेंगे। प्रतिबाधा को हमेशा किससे डिफाइन करते हैं? जेड से। और ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? आर का प्लस एक्स का। आर क्या होता है यहाँ? आर तो होता है रेजिस्टेंस, और एक्स होता है यहाँ रिएक्टेंस। आ रही है बात समझ में? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, और रिएक्टेंस होता है प्रतिघात। आ रही है बात समझ में? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा। आई नहीं है ये, आयोटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस वजह से जब भी अपन प्रतिबाधा को लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो अपन ये जो अपना रेजिस्टेंस प्रतिघात है, इम्पिडेंस है, उसको भी अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जेड इजिकल टू आर प्लस आयोटा एक्स। जहाँ पर आर तो क्या है? प्रतिरोध को अपन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और आर एक्स होता है रिएक्टेंस, मतलब प्रतिघात। दोनों चीज समझ में आई? समझ में आया आपको? इसी के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है अपना प्रवेशिता। ये जो प्रवेशिता है वो अपन ने इम्पिडेंस पढ़ा है, उसी का अपोजिट होता है। इसको अपन जनरली डिफाइन करते हैं वाई से डिफाइन करते हैं वाई से। और वाई को क्या लिखेंगे अपन? 1/z। ये इसका क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है, जिस जस्ट उल्टा होता है। इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और 1/, को क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आयोटा एक्स। आ रही है बात समझ में? ये होता है, इसकी प्रवेशिता होती है। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक है अपना 6 पॉइंट, लीनियर इम्पीडेंस, रैखिक प्रतिबाधा। रैखिक प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, इसको भी डिफाइन करेंगे अपन, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। मतलब दो तरीके की अगर प्रतिबाधा हो उसके अंदर, तो वो अपनी बात कौन सी होगी? द्विपार्श्विक होगी। डबल डबल इम्पीडेंस। तो अपन उसको उसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, और इसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले ये देखते हैं। देखो, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? अपन जैसे नॉर्मल अपन समझते हैं, जब भी अपन ग्राफ को डिफाइन करते हैं और वहाँ लीनियरिटी की बात आती है, तो लीनियरिटी को अपन डायरेक्ट एक वक्र से अपन या ग्राफ से अपन शो करते हैं, जिसका ग्राफ इस तरीके से होता है। आ रही है बात समझ में? देखिए, लीनियरिटी का ग्राफ यही तो होता है। तो अगर अपन बात कर रहे हैं, इस पूरे जितना ये जो चैप्टर के बारे में अपन ने पढ़ा है, उसमें अपन ने अभी तक दो चीज़ की बात की है। पहली तो करंट की, और दूसरी वोल्टेज की। आ रही है बात समझ में? पहले किसकी बात की? करंट की, और दूसरी वोल्टेज की। अगर अपने पास वोल्टेज और करंट के बीच में अगर सरल रेखा का ग्राफ आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसकी लीनियर इम्पीडेंस। आ रही है बात समझ में? करंट और वोल्टेज के बीच के अंदर अपने पास आई एंड पी, दोनों के बीच में जो अगर वक्र बनेगा,
वो कैसा हो, लीनियर हो। आ रही है बात समझ में? जैसे अपन इसको किस तरीके से जनरल किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपको पता होगा ओम का नियम। ओम का नियम जानते हो, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यही पढ़ा है अब तक। प्रतिबाधा का नाम बता रहे हैं अपन। प्रतिबाधा का मतलब जो धारा में रुकावट अपन करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रतिबाधा है वो क्या है, आर है। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को अपन डिफाइन करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसको ई अपॉन आई। आ रही है बात समझ में? अगर वी और आई दोनों इस तरीके से अपने पास डिफाइन हो लीनियरिटी के अंदर, तो वो कौन सी इंपिडेंस होगी या कौन सी प्रतिबाधा होगी, आर। ये भी प्रतिबाधा ही तो है। जो भी सर्किट के अंदर या करंट के अंदर रुकावट पैदा करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस। इम्पीडेंस दो तरीके की बने बताइए प्रतिबाधा के अंदर, एक तो प्रतिरोध और एक प्रतिघात, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर प्रतिघात का कोई सीन नहीं है, इस वजह से इसको अपन ने जीरो करके और जेड बराबर कितना कर दिया, आर। ओनली फॉर इसमें रेजिस्टेंस ही तो काम में लिया है, सर्किट के अंदर अपने पास रेजिस्टेंस काम में लिया, तो का काम आएगा रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर इसको लीनियरिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर आई और वी के बीच में यानी करंट और वोल्टेज के बीच में अगर अपने पास जो ग्राफ है वो लीनियर शो हो, उसको अपन बोलेंगे लीनियर इम्पीडेंस। आई बात समझ में है? रिएक्टेंस होता है इसी का अपोजिट। मतलब जैसे अपन प्रतिरोध काम करता है, वैसे ही अपने पास इसी के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्टेंस भी काम करता है। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रिएक्टेंस लगातार काम करता है, जब भी तो इसका कॉम्बिनेशन होता है जेड बराबर आर प्लस आयोटा एक्स। अभी इसको अपन आगे और डिफाइन करेंगे जब सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे अपन थ्योरम्स के अंदर। थ्योरम्स के अंदर इसका बहुत यूज होने वाला है, वहाँ अपन इसको अच्छे से और डिफाइन करेंगे। प्रतिबाधा और प्रतिबाधा तो होती है अपने पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक तो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रतिबाधा। आ रही है बात समझ में? प्रतिबाधा अलग से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नाम वही है, मतलब इसी को अपन बोल सकते हैं इसी को। प्रतिबाधा को डिफाइन करने के लिए अपने को इन दोनों चीज़ का यूज करना पड़ेगा। अगर दोनों है तो ही प्रतिबाधा को डिफाइन करेंगे। अगर प्रतिघात नहीं है तो फिर डायरेक्ट प्रतिरोध ही क्या हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पर इसको अपन प्रतिघात है उसको क्या कर दें, जीरो कर दें, मतलब इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो प्रतिबाधा है वो किसके पैरेलल आएगी, किसके इक्वल आएगी, ओनली फॉर रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस ये जो है प्रतिरोध, वही किसके काम में आता है, प्रतिबाधा के काम में आता है। प्रतिबाधा का रूप ही तो है ये, समझ में नहीं आया? हाँ बिल्कुल, यही तो है। अब अगर अपने पास प्रतिबाध ये सॉरी प्रतिघात है ही नहीं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा को ही, प्रतिरोध को ही क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। आ गई बात समझ में? इसके अलावा अपने पास द्विपार्श्विक प्रतिबाधा के बारे में एक बार एक टॉपिक और रह रहा है अपना लास्ट, टॉपिक नंबर 6। देखो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा होती है, जनरली आपने सुना होगा, इम्पिडेंस के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया है अभी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे मैंने अभी दो एलिमेंट्स का और नाम लिया था, एक तो डायोड और एक ट्रांजिस्टर। आ रही है बात समझ में? मतलब आप कोई भी एक सर्किट लोगे, तो सर्किट के अंदर अगर आपके पास जो अपने पास उसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड है, सर्किट के अंदर अपन एलिमेंट्स तो ऐड करेंगे, एलिमेंट्स के अंदर अपन ने मान लो रेजिस्टेंस ऐड की है, और रेजिस्टेंस के अंदर अपने पास अगर करंट, अगर उस सर्किट के अंदर उसकी करंट की वैल्यू के अंदर या करंट के अंदर अपन चेंज कर दें, मान लो जैसे एक सर्किट है, ये लो अपने पास ये सर्किट है, इसके अंदर अपन ने रेजिस्टेंस को ऐड किया है, और यहाँ पर अपने पास ये इसका बैटरी है जहाँ से इसको अपन करंट देंगे।
ये बैटरी है, इसको अपन ने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। अब ये अपन द्विपार्श्विक का मतलब क्या कहेंगे, जब इस बैटरी से अपन करंट की वैल्यू चेंज कर दे। करंट के मान में तो अपन ऊपर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसी के अंदर तेज करंट भेजना हो, डीसी डायरेक्ट करंट, जैसे अपने पास डीसी वोल्टेज जो होता है, डायरेक्ट करंट आता है, वहाँ करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एसी के अंदर कम कम होती है, तो अपन करंट को चेंज कर सकते हैं। जब भी अपन करंट की वैल्यू या करंट के मान में अगर परिवर्तन करते हैं या चेंज करते हैं, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, आ रही है बात समझ में, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो उसको अपन बोलेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। आ रही है बात समझ में। जब भी अपन इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को क्या करें अपन, ऊपर नीचे करें या मतलब कम ज़्यादा करें, चेंजेज करते रहें, और इसके रेजिस्टेंस के अंदर कोई बदलाव ना हो। जबकि होता क्या है, ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है, V बराबर IR, और यहाँ से अपने पास करंट चेंज करेंगे तो V अपॉन R। क्या करेंगे अपन, करंट चेंज कर रहे हैं मतलब करंट को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वोल्टेज में भी चेंजेज होगा, या बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। नियम तो यही बोलता है। लेकिन अगर अपन क्या करें, पार्श्विक द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कब काम में लेंगे, जब इसके मान में कोई चेंजेज ना हो। आ रही है बात समझ में। जबकि नियम तो ये बोलता है कि आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस के अंदर और वोल्टेज के अंदर, दोनों के अंदर इफेक्ट आएगा। यही तो होता है ओम्स का लॉ। यहाँ पर अपन इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा या धारा के मान में कोई परिवर्तन करें, तो अपने पास करंट की वैल्यू में, सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ चेंजेज ना आए। जैसे मान लो अपन ने ये करंट जो बैटरी है मैंने उल्टी लगा दी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, जैसे ये लो, अभी तो मैंने जो लगा रखा था नेगेटिव टर्मिनल ऊपर और पॉजिटिव नीचे, इसी को अपन ने चेंज कर दिया है, ये लो। आ रही है बात समझ में। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, प्रवाह का मतलब समझ रहे हो, मूविंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यही तो होता है, करंट का नियम तो पढ़ा है आपने। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने प्रवाह की तरफ जाते हैं, या मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर मूविंग होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो आप इसके अंदर करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और नीचे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही ये करंट इस तरीके से जाएगी, इसके मान के अंदर या इसके जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर चेंजेस नहीं आना चाहिए। इसी को अपन वापस से अभी जो पीछे बनाया था उसी को अगर चेंज कर दें, उसके अंदर भी करंट, इसकी जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर चेंजेज नहीं आना चाहिए। तो ऐसी जो इम्पिडेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, इम्पिडेंस। आ गई बात समझ में। अब आप बताओ, जैसे ये तो अपना रेजिस्टेंस के बारे में हो गया, ऐसे ही अपने पास इसकी जगह रेजिस्टेंस की, अगर अगर रेजिस्टेंस की जगह अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर लें, जैसे कि यहाँ पर अपन ने यूज कर लिया कोयल को, यहाँ पे अपन ने यूज कर लिया कैपेसिटर को, संधारित्र को, यहाँ पर अपन ने यूज कर लिया डायोड को, ट्रांजिस्टर को, ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए ये करंट, ये मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, धारा की दिशा अपन चेंज कर देंगे उसके मान में चेंजेज नहीं होगा, ये कौन कौन से एलिमेंट शो करेंगे, उसी के अंदर अपन उन दोनों को डिफाइन करेंगे। तो पहला है डायोड का सिंबल, पता है आपको डायोड का,
डायोड को बेसिकली अपन इस तरीके से अपन डिफाइन पीएन जंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पर अपन क्या ले लें, डायोड को ले लें या इसकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज कर लें। ट्रांजिस्टर का सिंबल पता है आपको? ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है बेस, एक होता है एमीटर, एक होता है कलेक्टर। बेस को बोलते हैं आधार भाग, कलेक्टर को बोलते हैं, ये तो होता है बेस, ये होता है सी कलेक्टर, कलेक्टर को बोलते हैं हिंदी में संग्राहक। और जो अपना ये भाग है वो होता है ई एमीटर। एमीटर को बोलते हैं अपन उत्सर्जक। उत्सर्जक भाग, आधार भाग, और यह हो गया संग्राहक भाग। आ गई बात समझ में? ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। तो यहाँ पर अपन ट्रांजिस्टर को अपन यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तरीके से। आ रही है बात समझ में? अब अपन ने क्या कहा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो द्विपार्श्विक होंगे और कौन कौन से हैं वो नहीं होंगे। अपन ने परिभाषा या डेफिनेशन क्या पढ़ी? जब भी सर्किट के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें या करंट की वैल्यू के अंदर चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही अगर अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर चेंजेज आ गया तो वो कौन सा होगा? हाँ, अगर चेंजेज नहीं हो तो क्या होगा? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा होगी। तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे? जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र है, कुंडली है, एल, ये तो सारे के सारे कौन से हैं? द्विपार्श्विक हैं। और डायोड और ट्रांजिस्टर ये दोनों द्विपार्श्विक नहीं है। क्यों नहीं है? जब भी इसके अंदर आपको जब भी इसके अंदर डायरेक्शन चेंज करोगे डायोड की, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही डायोड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये अपन डायोड पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इसको। आपने 12th क्लास में वैसे पढ़ा होगा डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में सुना है नाम। तो जब भी आप इसके अंदर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे, इसके सर्किट के अंदर भी या इसके एलिमेंट्स के अंदर भी क्या हो जाएगा? चेंजेज आ जाएगा। तो जैसे ये कौन सी प्रतिबाधा नहीं है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। और ये वाली ट्रांजिस्टर के अंदर भी डायरेक्शन चेंज करते ही अपने पास इसके मान में क्या होता है? चेंजेस मिलने लग जाता है। तो जैसे ये कौन सी नहीं है? द्विपार्श्विक नहीं। कौन कौन सी होगी? केवल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कोई। मतलब बिल्कुल चेंज होगी ने, वो तो फिर अपने पास लीनियरिटी में आ गई ना। लीनियरिटी के अंदर तो वी और के अंदर अपने पास लीनियर शो करेगा। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की बात है अपने पास, कि डायरेक्शन चेंज करेंगे ना। डायरेक्शन चेंज करने के बाद एलिमेंट्स की वैल्यू के अंदर या जो भी अपन प्रतिघात या प्रतिबाधा ले रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बस उसी को अपन द्विपार्श्विक बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? जब वैल्यू इस एलिमेंट्स की वैल्यू के अंदर चेंजेज ना हो उसको क्या बोलेंगे? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बोलेंगे। समझ में आया? एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं अपन। ये तो अपने जो बेसिक है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वो है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ और कनेक्ट होता है। इसके बाद में अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके अंदर है सोर्स की बात करते हैं अपन। सोर्स आपने पढ़े होंगे। सोर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक तो करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। आ रही है बात समझ में? दो टाइप के सोर्स होते हैं, मतलब एक तो सीधी सीधी बैटरी होती है, बैटरी से अपन करंट फ्लो करवाते हैं। और एक ऐसी सोर्स होता है जिससे अपन करंट देते हैं, मतलब सर्किट को करंट प्रोवाइड करवाते हैं।
तो एक तो डायरेक्ट बैटरी लगा देते हैं जब अपने को करंट मिलता है, एक जैसे अपने बाहर से आ रही है करंट, पूरा सिस्टम तभी भी चल रहा है ना, तो एसी सोर्स है। डीसी का मतलब अपन डायरेक्ट करंट दे रहे हैं बैटरी लगाकर। जैसे इन्वर्टर अपन घरों में इन्वर्टर यूज में लेते हैं ना, जैसे लाइट ऑफ हुई, ऑफ होते ही इन्वर्टर अपना काम चालू करता है, वो डायरेक्ट लाइट देता है अपने को, तो वो डीसी सोर्स हो गया, मतलब वोल्टेज सोर्स हो गया। और जो बाहर से अपने पास जो करंट आ रही है वो कौन सी हो गई, एसी धारा, मतलब धारा सोर्स। तो दो टाइप्स के सोर्स होते हैं, सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स। देखो सोर्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली मैंने बता दिया आपको कि दो टाइप्स के सोर्स होते हैं। और पहला सोर्स जो होता है, पहला सोर्स अपन ले रहे हैं वोल्टेज सोर्स। पहला कौन सा ले रहे हैं, वोल्टेज या वोल्टा सोर्स, वोल्टा। आ गई बात समझ में। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपने को पता है जो भी सर्किट के अंदर अपन करंट दे रहे हैं, वो अगर अपने को डायरेक्ट मिले, और डायरेक्ट किसके थ्रू मिलेगी, बैटरी के थ्रू। आ रही है बात समझ में, डायरेक्ट किसकी तरह से मिलेगी, बैटरी के थ्रू। तो बैटरी के थ्रू जो भी अपने को करंट मिल रही है, उसकी वजह से अगर सर्किट के अंदर विभवांतर या दोनों पोटेंशियल के बीच में अपने पास ड्रॉप, मतलब डिफरेंस क्रिएट हो, क्योंकि अपने को पता है करंट कब फ्लो होती है, क्या डायरेक्ट बैटरी लगाने से करंट फ्लो हो जाती है, हमेशा करंट को देखने के लिए उसके पोटेंशियल डिफरेंस को चेक किया जाता है। मतलब उसके विभा इसका जो विभव का अंतर है, विभवांतर, जिसको आपने नाम सुना होगा वोल्टेज डिफरेंस, नाम सुना है वोल्टेज डिफरेंस के बारे में। अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे मान लो आप, तो अपन ने अपनी बैटरी का साइन ये बनाते हैं, ये बैटरी का साइन बनाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके ऊपर आपने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कितना, 5 वोल्ट का। अब 5 वोल्ट कौन से कॉम्बिनेशन में है ये अपने को पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, इसका मतलब नेगेटिव के ऊपर तो है 0 और पॉजिटिव के ऊपर कितना है, 5। जब ही डिफरेंस क्रिएट हुआ कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको अपन बोल देंगे ये डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से 5 वोल्ट की बैटरी के अंदर लगी हुई है। ऐसे अगर मान लो अपन कि अपन जैसे 5 वोल्ट इधर भी और 5 वोल्ट नेगेटिव के ऊपर भी, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, नेगेटिव पे भी सेम पोटेंशियल है और पॉजिटिव पे भी सेम पोटेंशियल है। और पोटेंशियल सेम हो गया तो उसके बीच में डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कितना हो गया, 0 का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर 0 और पॉजिटिव पे 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 5 का। तो इसके अंदर 5 वोल्ट की बैटरी काम कर रही है। आइए बात समझ में। तो वोल्टेज सोर्स अपन किसी भी सर्किट के अंदर अगर अपन ऐड कर देते हैं, बैटरी को ऐड कर देते हैं, तो वो किस तरह का काम करता है, वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करता है। वोल्टेज सोर्स को भी अपन वैसे बेसिकली दो टू टाइप्स के अपन डिफाइन करते हैं। एक तो आपने सुना होगा नाम आइडियल के बारे में, एक रियल के बारे में। आ रही है बात समझ में। एक तो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होता है रियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल क्या होता है और रियल क्या होता है, देखो आप जब भी बैटरी यूज करते हो तो एक इंटरनल सोर्स उसके अंदर अपन काम करता है। इंटरनल तो इम्पिडेंस है या प्रतिबाधा है, या आप बात कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। तो उसके अंदर हमेशा एलिमेंट काम करता है। जैसे बैटरी आप जब ओपन करोगे ना, उसके अंदर स्मॉल या का इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का होता है। बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बाहर से तो अपन ऐड करते ही करते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी लगातार उसके साथ बना रहता है। अब उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से दो चीज क्रिएट होती है, एक तो आइडियल और एक रियल। अगर उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू या उसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, जैसे
ये अपने पास बैटरी है कोई, ये बैटरी है, इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन तरीके से इसको डिफाइन कर दिया, ये कंप्लीट बैटरी है। ये क्या है, इसको अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन ने RS से डिफाइन किया है, ये इस बैटरी का ही रेजिस्टेंस है। आ रही है बात समझ में? और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, 0 अपन अगर कर देंगे उसको बोल देंगे आइडियल या आदर्श। क्या बोल देंगे? आदर्श वोल्टता सोर्स। आ गई बात समझ में? और इसी के अंदर इसी RS की वैल्यू जो है, अगर कुछ ना कुछ अपने को मिले CL के अंदर, तो उसको अपन क्या किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो अगर 0 कर देंगे तो आदर्श वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर ये वैल्यू 0 ना हो, 0 को ना हो का मतलब कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिले तो अपन उसको बोलते हैं रियल वोल्टेज सोर्स। आ गई बात समझ में? इसका दूसरा टाइप और है करंट सोर्स, की अपन कल बात करेंगे। अभी बस एक लास्ट छोटा सा वो टॉपिक है, उसको कल ही कर लेंगे। तो करंट सोर्स के बारे में डिफाइन करके फिर अपना जो चैप्टर है वो कल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, किरचॉफ के नियम से। आ रही है बात समझ में? किरचॉफ के नियम आपने पढ़े हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के लॉ से अपन यहाँ से पूरा है अपना स्टार्ट होता है पूरा, तो मेन बेसिक पार्ट जो था अपना वो अपन ने लगभग लगभग आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। आ रही है बात समझ में? थैंक यू।